सकते हो कि उपमा का ओष्ठ सुन। हेलो, कैसे हैं आप लोग? होप कि सभी बेहतर होंगे और बेहतरीन कर रहे होंगे। आज अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो निश्चित ही कुछ सीखने के लिए आए होंगे और एक उम्मीद लेकर आए होंगे कि कहीं ना कहीं आपका हिंदी और संस्कृत का जो भी व्याकरण वाला पोर्शन है उसको कवर कर पाएँ शॉर्ट वीडियो की तरह। इसमें सबसे पहले आपको मैं सिलेबस दिखा देता हूं और उसके बाद आज क्या पढ़ेंगे। आज हम लोग बेसिक जो बचपन में पढ़ते थे वही क्लियर करेंगे और फिर आगे बढ़ेंगे अलग अलग पार्ट के थ्रू, जिससे हमारा पूरा व्याकरण कवर हो जाएगा। अब आपके मन में आएगा कि मैं साइंस का स्टूडेंट और मेडिकल के स्टूडेंट और आपको मैं हिंदी और संस्कृत व्याकरण क्यों पढ़ा रहा हूँ। तो आप ये मत भूलें कि आप हिंदुस्तान में रहते हैं और हमारा मातृभाषा हिंदी है और उसकी जननी संस्कृत है, तो मैं दोनों को कवर करने की कोशिश करता हूं। और इवन मेरा जो था संस्कृत था 12th में, जो कि मैं 2021 में दिया था बोर्ड एग्ज़ाम। तो मुझे और ज़्यादा खुशी हो रही है कि मैं आप लोगों के बीच अपना व्याकरण लेकर आया हूँ। और चलिए, होप कि आपको कहीं ना कहीं समझ में आएगा, थोड़ा बहुत इससे हेल्प मिलेगा और फिर आप अपना बेस्ट कर पाएंगे। बोर्ड में कहीं ना कहीं आपको व्याकरण से हाफ पोर्शंस रहता है। अगर 50 ऑब्जेक्टिव रहेगा तो उसमें 50 में 25 से 30 आपके व्याकरण पोर्शन से ही रहेंगे। संस्कृत का और हिंदी का भी उसी तरह से रहता है। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं कि इसका सबसे पहले हम लोग सिलेबस देख लेते हैं कि सिलेबस क्या है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सिलेबस में सबसे पहले वर्ण विचार है, उसके बाद संधि है, जिसमें मैंने टिक लगाया हो उसमें है। ये देखिए विभक्ति, वचन, लिंग। उसके बाद अगर बात करें कारक में विभक्ति और उसके प्रकार, फिर उसके बाद अव्यय, उसके बाद यहाँ पर मैं लिख दिया हूँ प्रत्यय, समास, शब्दरूप। इसमें जो इम्पोर्टेंट है आपका वर्ण विचार है। वर्ण विचार में वर्ण में उसका वर्ण उच्चारण स्थान और फिर संधि विच्छेद, संधि विच्छेद में स्वर, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि, इसका उदाहरण। और फिर उसके बाद बात करें तो यहाँ पर अव्यय का प्रयोग, फिर कारक और उसके बाद प्रत्यय का प्रयोग, समास का जो भेद है उसका एग्जाम्पल आपको अच्छे से 1 by 1 करके मैं आप यहाँ पर क्लियर करूँगा। आप भी थोड़ा सा मेहनत करोगे तो आपके तैयार हो जाएंगे व्याकरण यहाँ पर बैठे बैठे ही वीडियो से। तो चलिए आज सबसे पहले वर्ण देखते हैं कि वर्ण में क्या क्या आपके लिए इम्पोर्टेंट है और आपको क्या क्या ध्यान रखना है। यहाँ पर मैं बात करूँ तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस जो मेनली वर्ण से रहता है वह 7 से 8। अगर आप हिंदी के स्टूडेंट हैं या संस्कृत के स्टूडेंट हैं, संस्कृत के स्टूडेंट हैं तो उनको यहाँ से 7 से 8 ऑब्जेक्टिव देखने को मिल जाएगा पेपर में। इसकी जो नंबरिंग है उससे, और इसका एक बार आप नीचे देख लो उच्चारण स्थान, यहाँ पर उच्चारण स्थान है ना, इससे तो यहाँ से 7 से 8 क्वेश्चंस बन जाते हैं। ये थोड़ा सा कंजेस्टेड हो गया है तो इससे नहीं पढ़ेंगे हम लोग। मैंने आपके लिए कुछ ट्रिक भी बनाया है तो ट्रिक के थ्रू पढ़ेंगे और होप कि इससे आपको याद हो जाएगा, परेशानी नहीं होगी। हाँ, इसका जो देखने में लग रहा है कि काफ़ी ज़्यादा भयानक है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होगा। मैंने इसके जस्ट नीचे ट्रिक बना के रखा है वो आपके लिए, तो आप लास्ट तक वीडियो को देखें तो आपको समझ में आ जाएगा। चलिए शुरू करते हैं। वर्ण, आखिर वर्ण हम लोग बचपन में पढ़ते ही थे, तो अब 10th में, फिर 11th में, फिर 12th में आ गए हैं तो इतना तो पता ही होगा कि कितने वर्ण होते हैं, उसके कितने भेद होते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो हम लोग बचपन में याद करते थे ना परिभाषा, वही यहाँ पर लिखा हुआ है। देख रहे हैं ना, है ना, कि वह छोटी इकाई जिसका खंड या टुकड़ा न हो उसे वर्ण कहते हैं। तो यहाँ भी वैसा ही है, सीनियर होते हैं तो ऐसा नहीं होता है कि इसका परिभाषा चेंज हो जाता है, वही है। तो आपको इसमें क्या क्या ध्यान रखना है, इसका परिभाषा बिल्कुल भी ध्यान नहीं रखना है। अगर आप कहें तो इसमें आपको क्या ध्यान रखना है कि संस्कृत में बात करें तो कितने वर्ण होते हैं, ये ध्यान रखना है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में डायरेक्ट पूछ लेते हैं। तो वो 50 होता है संस्कृत में, कितने वर्ण या अक्षर होते हैं, 50 होते हैं। ऑब्जेक्टिव में आपको ध्यान रखना होगा 50 कहते हैं, वर्ण 50 होते हैं, ठीक है। उसके बाद इसका एग्जाम भेद पता कर लें कि कितने वर्ण होते हैं, कितने उसके भेद होते हैं, तो वो यहाँ से पता चल जाएगा।
यहाँ पर आप देखिए कि इसके जो मेनली हैं वो दो भेद हैं। कौन कौन? स्वर और व्यंजन। स्वर और व्यंजन हैं वर्ण के भेद। ये भी आपको ध्यान रखने कि वर्ण के कितने भेद हैं, तो दो भेद हैं, स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण। अब स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण को अलग अलग से देखते हैं कि उसमें क्या क्या है। स्वर वर्ण जो बेसिक वर्ण है ना हम लोगों का, जिससे और सब वर्ण बनता है, जो भी अक्षर है उससे बनता है, तो वह बेसिक हमारा स्वर वर्ण कहलाता है। वह उसकी संख्या कितनी होती है? 13 होती है। तो आपको यहाँ पर भी एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन गया कि स्वर वर्ण की संख्या कितनी होती है? 13 होती है। ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद बात करना है कि ये स्वर वर्ण कौन कौन से हैं, बचपन से हम लोग याद करते आए हैं, पढ़ते आए हैं। तो ये है 13 अ, आ, ई, उ, री, ली, ए, ओ। बाद में इसका उच्चारण स्थान भी पढ़ना होगा, क्योंकि उच्चारण स्थान से ही ज़्यादातर क्वेश्चंस आते हैं। तो आगे देखेंगे वो ट्रिक से कि कैसे इसको हम लोग याद रखेंगे उच्चारण स्थान को। तो ये हो गया स्वर वर्ण। उसके बाद हम लोग देखते हैं व्यंजन वर्ण को, कि व्यंजन वर्ण क्या होता है और कितने होते हैं। तो व्यंजन वर्ण हम लोग बचपन में पढ़े थे कि स्वर वर्ण जो दो स्वर वर्ण मिलता है उससे जिसका फॉर्मेशन होता है तो उसको व्यंजन वर्ण कहते हैं, और उसकी संख्या 33 होती है। यहाँ पर इसका परिभाषा भी आप देख सकते हैं कि क्या लिखा हुआ है। जिस वर्ण का उच्चारण स्वर की सहायता से हो उसे व्यंजन वर्ण कहते हैं, और व्यंजन वर्ण की संख्या कितनी है? 33 है। व्यंजन वर्ण 33 है और स्वर वर्ण 13 हैं। तो आप कहेंगे कि वर्ण तो 50 होता है टोटल संस्कृत में, लेकिन यहाँ पर 13 और 33 तो 46 ही हो रहा है। 4 कहाँ गया? तो 4 जाता है, आप लोगों को मैं बता दूँ, अयोगवाह होता है 4। और वह अयोगवाह आपको कौन कौन सा होता है मैं बता दूँ। पहला, जिसको आप अनुस्वार कहते हैं, ये हुआ पहला अयोगवाह। दूसरा विसर्ग होता है, 2 बिंद जो लगाते हैं, विसर्ग होता है। तीसरा जिह्वा मूल्य, इस प्रकार का प्रयोग होता है। ये हम लोगों का पढ़ाई में यूज नहीं होता है, इसको जिह्वा मूल्य कहते हैं। ये कंप्लीट होता है इस तरह से। इसका प्रयोग पुराण वेद में किया जाता है, तो हम लोगों को इसका टेंशन नहीं लेना है। एक होता है उपपदमनीय, जो कि इसी तरह का सेम रहता है। तो ये 4 अयोगवाह होता है, इसका आपको टेंशन नहीं लेना। हम लोगों को मेनली स्वर और व्यंजन का ही ध्यान रखना है। अब चलते हैं व्यंजन वर्ण के अंदर क्या क्या है, और उसका उच्चारण स्थान भी आपको आगे मैं बताऊंगा ट्रिक के साथ। तो आप लोग लास्ट तक इस वीडियो को देखिए। इसमें बताया गया है कि क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग, अंतस्थ, ऊष्म, ये है। तो ठीक है, इसके अंदर जो हम लोग बचपन में क ख ग घ पढ़ते थे उसको याद करना है आपको, कि क वर्ग में क ख ग घ आता है, च वर्ग में च स ज ज आता है, और ट वर्ग में ट ठ ड ढ आता है। तो बचपन की यादें ताज़ा हो जाएगी और भी, और यहाँ से आपका वर्ण भी क्लियर हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग, और उसके बाद अंतस्थ और ऊष्म है। अंतस्थ और ऊष्म क्या होता है? अंतस्थ और ऊष्म को भी ध्यान रखना है कि कौन कौन से हैं और कितने हैं। तो आपको ये ध्यान रखना है कि 4 अंतस्थ है और 4 ऊष्म है। अब बोले अंतस्थ और ऊष्म क्या होता है? अंतस्थ उसको कहते हैं कि जिसको बोलने में कम समय लगे और उसमें हमारा जो मुख है उसमें ज़्यादा प्रभाव न पड़े, उसमें कम हवा में बोल पाएँ। जैसे य, र, ल, व है तो ये ईजिली बोल पा रहे हैं, उसमें ज़्यादा हमको फोर्स नहीं लगाना पड़ रहा है, बल नहीं लगाना पड़ रहा है, तो उसको अंतस्थ कहते हैं। उसको 4 होते हैं। कौन कौन से अंतस्थ? य, र, ल, व। उसके बाद आता है ऊष्म। ऊष्म व्यंजन कौन से हैं? मुख में से जो हम लोग का गर्म हवा होता है उसका प्रयोग करते हुए जब हम लोग वर्ण का उच्चारण करते हैं तो उसे ऊष्म कहते हैं। तो यहाँ से आप इजीली याद रख सकते हैं कि कौन सा ऊष्म होता है। ऊष्म से ऊष्मा, जिसमें सौ आया तो तीनों सौ है और ह है, तो ये ह से हवा हो जाएगा और तीनों शौ हो जाएगा। तो ऊष्मा का आपको ट्रिक भी मिल गया। ऊष्मा 4 होते हैं। कौन से? तालव्य श, मूर्धन्य श और दंत स और ह, ये 4 ऊष्मा हो गए। अब आगे बढ़ते हैं कि आगे क्या है। आगे यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पे एक नॉलेजेबल पोर्शन है जहाँ से अगर ऑब्जेक्टिव बनता है तो
क से लेकर म तक को स्पर्श व्यंजन कहते हैं। और अंतस्थ तो मैंने बता दिया, य लव तालव्य विश्व मूर्धन्त श ह अंतस्थ और उष्मा। फिर अगर आपको हर्ष, ये जो हर्ष नीचे दिया गया है, यहाँ दिया हुआ है ना, तो ये हर्ष दीर्घ और प्लुत जो होता है वह स्वर वर्ण का उदाहरण है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि बहुत कम समय लगता है जिसको बोलने में, उसे हर्ष कहते हैं। तो ये कितने होते हैं? ये 5 होते हैं। कौन से होते हैं? तो अ, ई, उ, री और एक होगा ली। तो ये 5 हैं जो हर्ष वर्ण हैं। एक इकाई जिसमें मात्रा है उसे हर्ष कहते हैं, हर्ष वर्ण। और उसके बाद दीर्घ वर्ण आएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि दीर्घ वर्ण है जो जिसकी संख्या 8 होती है। अगर आप इसको शॉर्ट में लिखते भी चलें तो आपको बाद में लास्ट में रिवीजन करने में परेशानी नहीं होगी। ये होते हैं 8 दीर्घ। कौन सब? आ, ई, उ, री, ए, ओ। तो ये 8 दीर्घ हैं। प्लुत का आपको ज़्यादा परेशान नहीं लेना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अनुस्वार विसर्ग वर्णों के अंतर्गत नहीं रहने पर भी वर्ण की तरह कार्य करते हैं, तो मैंने वो पहले ही बता दिया। तो यहाँ पर ये रहा कंप्लीट आपका वर्ण। अब आपको क्या मैं बताने वाला हूँ? अब आपको मैं मेन पोर्शन बताने वाला हूँ, वर्णों के उच्चारण स्थान की किस प्रकार से हम लोग वर्णों का उच्चारण स्थान करते हैं। अब बचपन से हम लोग मातृभाषा ही बोलते हैं, लेकिन हमको पता भी नहीं चलता कि हम लोग किस वर्ण का कहाँ से प्रयोग करते हैं। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हो कि कंठ, तालु, मूर्धा। तो इसका हिंदी में आपको पता भी नहीं होगा कि मूर्धा किसको कहते हैं, तालु किसको कहते हैं। तो उस पर भी एक नज़र हम लोग डाल देते हैं कि आखिर ये पोर्शन क्या क्या है और इसको कैसे भी ध्यान रखना है आपको। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि सबसे पहले कंठ है, थ्रोट है, जो हम लोगों का मुख से नीचे वाला पोर्शन है कंठ, जहाँ से हमारी आवाज़ निकलती है, तो वो मेन पोर्शन है कंठ। वहाँ पर हमारा साउंड बॉक्स भी होता है, तो थ्रोट उसको बोल दिया यहाँ पे। दूसरा पैलेट बोला है, पैलेट यहाँ पर आप इसको देख सकते हैं कि क्या कहा है इन्होंने। ये रहा उच्चारण में जीभ मुख के ऊपरी चिकने भाग तालु को स्पर्श करती है। मुख के ऊपरी जो पैलेट वाला पोर्शन है, ऊपर वाला पोर्शन है, जीभ के जस्ट ऊपर वाला पोर्शन, उसे तालु कहते हैं। और उसके जस्ट नीचे मूर्धा होता है, जो हमारा दांत और जीभ, ऊपर वाला जो दांत है उसके जो पोर्शन में खुरदरा वाला पार्ट है ना, जो कि खुरदरे भाग हैं, उसको मूर्धा कहते हैं। तो ये हो गया मूर्धा। इसे रूफ ऑफ द माउथ भी कहा जाता है। और टीथ, दांत तो सब जानते हैं। फिर उसके बाद लिप्स, ओष्ठ जिसको कहते हैं। उसके बाद नासिका, नोज है। कंठ, तालु के मिक्सचर से जिस वर्ड का उच्चारण करते हैं, कंठ और ओष्ठ का उच्चारण करते हैं, उसी तरह से टीथ और लिप्स यानी दंत, ओष्ठ का किस तरह से उच्चारण करते हैं। तो चलिए इसको देखते हैं आगे ट्रिक के माध्यम से कि कैसे आपको याद करना है। ये बिल्कुल याद हो जाएगा, आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है कि इतने लंबे लंबे और भयानक से एग्जाम्पल, ओ माय गॉड, याद होगा ना? बिल्कुल होगा, क्योंकि मैं आपके साथ हूँ ना, तो बिल्कुल याद होगा। उच्चारण स्थान की बात करें तो सबसे पहले कंठ वाला पोर्शन से जिसका उच्चारण करते हैं, कंठ वाला पोर्शन से अ, आ, क वर्ग और ह और विसर्ग। ये क वर्ग में क, ख, ग, घ जो 4 पोर्शन है उसका हम लोग कंठ से प्रयोग करते हैं। ह का भी उच्चारण स्थान कंठ है, विसर्ग का भी उच्चारण स्थान कंठ है, अ का भी और आ का भी। तो यहाँ से एक सूत्र कह सकते हैं या फॉर्मूला कह सकते हैं। अगर संस्कृत में याद रह सका तो ठीक है, नहीं तो मैं इसको ट्रिक के साथ आपको याद कराऊंगा। अब वह सूत्र क्या है, यहाँ पर आप देख सकते हो कि पहला में मैंने क्या लिखा है, अकुह विसर्जनीयानाम कंठ। अ से अ आ हो गया, कु से क वर्ग हो गया, और ह भी है, और विसर्जनी यानी विसर्ग भी है। तो ये 5 हो गए जिससे कंठ से उच्चारण होता है।
और आपको ये ध्यान रखना है कि मैंने यहाँ पर क वर्ग में क ख ग घ नहीं लिखा है, तो सारे का उच्चारण स्थान कहाँ होगा, कंठ होगा। इसी तरह से च वर्ग फिर ट वर्ग का भी उच्चारण स्थान इसके सामने जो लिखा हुआ है वो होगा। तो इसका ट्रिक देख लेते हैं जल्दी से कि क्या है आखिर ट्रिक जिससे हमको याद हो पाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने ट्रिक में क्या लिखा है, आपको पता चल रहा है। अकुह और विसर्जनी कंठ, यानी अकुह जो है बॉयज़ का नाम है और विसर्जनी गर्ल्स का नाम है। और यहाँ से आपको ट्रिक भी बन गया, अ से अ, कु से क वर्ग, ह से ह और फिर विसर्जनी से विसर्ग। यानी आपको ध्यान रखना है कि अकुह और विसर्जनी का दोस्ती कैसा है, कंठ के समान है। और उसके बाद अगर बात करें तो नेक्स्ट उच्चारण स्थान का आता है, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ, ठीक है ना। आप एंजॉय कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो? चलो नेक्स्ट देखते हैं। बचपन की यादें ताज़ा कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं हम लोगों को मज़ा आ रहा होगा इसको पढ़ने में भी और सुनने में भी। सेकेंड जो उच्चारण स्थान है वह है इचू यशानाम तालु। इसका ई चौ वर्ग य और तालव्य श। तो चौ वर्ग में च छ ज झ आता है, तो इसका भी आपको उच्चारण स्थान तालु हो जाएगा। इसके लिए ट्रिक जो मैंने बताया है वह है ईचू और यस का तालमेल ज़बरदस्त है। ईचू और यस का तालमेल ज़बरदस्त है, ये हो गया इसका ट्रिक। ई से ई हो जाएगा, चू से च वर्ग हो जाएगा और यस य और तालव्य श। तो तालमेल तालु, ईचू और यस का तालमेल, यानी तालु से उच्चारण स्थान होने वाले वर्ण कौन से हैं, ई और चू वर्ग से च वर्ग। ये हो गया आपका ट्रिक। ज़बरदस्त ट्रिक है ना, बताना मुझे ट्रिक कैसा लगा। उसके बाद मैंने सेकेंड वाला दिया है ऋतु रसानाम मूर्धा, जिसमें उच्चारण स्थान आता है री ट वर्ग र और मूर्धन्त श। तो ये है मूर्धन्त श, ये है तालव्य श, कंफ्यूज मत होना, ये है दंत स। मैंने अलग अलग लिखा है, तो स किसको कब कहते हैं ये भी ध्यान रखना है। और उसके बाद इसका जो ट्रिक है वह बेहद खतरनाक होने वाला है, क्योंकि ये देखो इसमें ट्रिक मैंने क्या लिखा है, ट्रिक बताऊं। ऋषि टूर पर गया, वहाँ पर क्या देखा, मुर्दा। मुर्दा मतलब डेड बॉडी को उन्होंने देखा और वह डर गया। तो यहाँ से आपको ट्रिक भी बन गया और आपको इजीली याद भी हो जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हो री से ऋषि, री और श। यहाँ पे मूर्धन्त श वाला ऋषि में कौन सा आता है, मूर्धन्त श आता है, तो इससे याद हो जाएगा। टूर से ट वर्ग और र, ये याद हो जाएगा। टूर से ट वर्ग और र का भी उच्चारण स्थान मूर्धा है, तो ये हो गया। उसके बाद आगे देखें, आगे देखते हैं। आगे है लिरितु लसानाम दंत। लिरितु लसानाम दंत, लरी त वर्ग ल और दंत श का उच्चारण स्थान दांत है। दांत से इस वर्ण का प्रयोग उच्चारण करते हैं, तो ये हो गया। लिरितु लस्सी पीती है, तो लस्सी पिएगी तो दांत में लगेगा ही, तो वो हो गया लिरितु लस्सी पीती है। तो यहाँ पर आप ऐड कर सकते हो कि लिरितु लस्सी पीती है, दांत में लग गया, तो दांत से होने वाले उच्चारण स्थान के वर्ण ये सब हैं। बाद में मैं आपको एक प्रोवाइड कराऊंगा फोटो पिक, जिसमें इसके चार्ट है, ये वाला चार्ट है, जिसको आप स्क्रीनशॉट ले लेना बाद में, तो वहाँ से आप याद कर लेना। लेकिन ट्रिक आपको मैंने ये बता दिया था, यही इसके ट्रिक हैं। और उसके बाद यहाँ पर देख सकते हो कि उ प वर्ग का जो उच्चारण स्थान होने वाला है वह ओष्ठ होने वाला है। तो यहाँ पर आपको ज़्यादा इसका सूत्र ध्यान में नहीं रहेगा, तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि उपमा का ओष्ठ सुंदर लगता है, तो यहाँ से ट्रिक हो गया। उ से उ हो गया और प से प वर्ग हो गया, यानी प फ ब भ जो भी है उसका उच्चारण स्थान ओष्ठ होता है, तो यहाँ से एक ट्रिक हो गया, उपमा का ओष्ठ सुंदर है, तो ये ट्रिक हो गया। हाँ ट्रिक है तो मजाकिया थोड़ा सा रहेगा ही, लेकिन आपको कोऑपरेट करना पड़ेगा। स्माइल भी कर लेना, लेकिन आपको ट्रिक के माध्यम से अगर याद रहता है तो वो बेहतर रहेगा। उसके बाद यहाँ पर जो
ये देख सकते हो सूत्र बहुत खतरनाक है, लेकिन इसका आपको टेंशन नहीं लेना है, क्योंकि इन्होंने लिखा है कि पंचाक्षर जो भी है वो नाक से होता है। नासिक मतलब नोज, नाक वाला पोर्शन, उसको नासिक कहते हैं संस्कृत में। तो पंचाक्षर कौन सा होता है? क ख ग घ के लास्ट में जो होता है, च छ ज के जो लास्ट में होता है, अंगद इसको बोलते हैं, यो बोलते हैं, न बोलते हैं, फिर इसे न बोलते हैं, इसे म बोलते हैं। तो ये पंचाक्षर है जिसका हम लोग उच्चारण स्थान कहाँ से करते हैं? नासिक यानी नोज से करते हैं। और आपको ध्यान रखना है क्या कि पंचाक्षर कहाँ गया? नासिक गया, पंचाक्षर नासिक गया। तो ये हो गया इसका ट्रिक। उसके बाद क्या? उसके बाद है लास्ट में ये है जिसमें से मैंने ट्रिक नहीं बनाया है, कंठ तालु से इसका होता है, फिर कंठ ओष्ठ से इसका प्रयोग होता है, इस वो का दंत ओष्ठ से प्रयोग होता है। तो ये 3 को आपको ध्यान रखना। बाकी मैंने ट्रिक बता दिया है, वीडियो लंबा हो जाएगा इसलिए मुझे द एंड करना पड़ेगा। और नेक्स्ट वाला पोर्शन में मैं मिलूँगा आपके साथ। सेकेंड जो सिलेबस का पार्ट है क्या है? संस्कृत में संधि है, तो संधि का पार्ट लेके आऊँगा। होप कि आपको यह वीडियो काफ़ी अच्छा लगा होगा, ट्रिक भी आपको समझ में आ गया होगा। आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स को हिंदी संस्कृत अगर व्याकरण उसके पास नहीं उपलब्ध है तो इससे इंक्लूड हो गया होगा, उनको समझ में भी आ गया होगा और याद भी रहेगा। इसमें आप बेस्ट कर पाओगे बोर्ड एग्ज़ाम में। तो ठीक है, चलते हैं, फिर मिलेंगे। थैंक यू सो मच। होप स्माइल करते रहिए।